हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ स्टेनो 2024 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए हैं। उनका कंप्लीट हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर की मिल जाएगी इस क्वेश्चन के रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो बच्चे सी सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के कोई और पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनका बेनिफिट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हेल्प काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए सीएपीएफ के लिए, अगर आप सीएपीएफ के लिए तैयारी करना चाहते हो तो रीजनिंग मैथ के कोर्स अवेलेबल है। यही कोर्स आपके ईपीएफओ के लिए भी सफिशिएंट है, आप इनको फॉलो करके अपना मैथ रीजनिंग का स्कोर बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ के लिए आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैथ रीजनिंग के। सीएपीएफ के आपको मैथ रीजनिंग के कोर्स और सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स के अलावा आपको एफकैड हो गया, सीडीएस हो गया, काफ़ी ऐसे यूट्यूब के चैनल के ऊपर काफ़ी आपको इस एफकैड सीडीएस के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उनका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, इन क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ से जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो रीड आपने हर एक का क्वेश्चन को कम से कम 2 बार कर लेना है, ताकि इसकी लैंग्वेज आपको समझ आनी स्टार्ट हो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। लेट ए बी सी डिस्टिंक्ट डिजिट। इसका मतलब सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये जो वर्ड होगा इसका मतलब होगा मैथमेटिक के अंदर डिफरेंट नंबर होंगे। कौन कौन से? ए बी सी, तीनों के तीनों 2 डिजिट नंबर है ए बी। और अगर मैं ए बी का स्केयर करूंगा तो एक नंबर बन के आएगा 3 डिजिट बी सी बी, where BCB is greater than 500. Find the sum of A plus B plus C. Find the what is the possible value of A plus B plus C. Clear? So एक होता है सम फाइंड करना, एक होता है पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, दोनों में फर्क होगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझे कि अगर मैं यहाँ पर ए और बी का स्केयर करूंगा तो मेरे पास एक नंबर बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड बी सी बी। सपोज वी आर गोइंग टू से दैट इज ए 16 का स्केयर। मैंने एक रैंडमली नंबर लिखा। ठीक है, दैट इज ए, दैट इज ए बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज ए बी, मतलब यहाँ पे नंबर आएगा बी और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो बी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी आपको सेम ही नंबर चाहिए था, जो कि 16 के स्केयर के ऊपर नहीं होने वाला। बात समझ आ रही है? मतलब 16 का स्केयर जो होगा वो हमारे पास 256 आएगा। तो यहाँ पे तो ठीक है आ चुका है, बट यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? एक तो यही अप्रोच है कि आप इसको स्केयर से इमेजिन करो, बट आप ऐसे नहीं है कि आप सभी स्केयर यहाँ पे चेक करोगे। आपको चेक करना है 500 से ऊपर वाले जो हमारे पास स्केयर बन के आने वाले हैं, जैसे कि 529। ठीक है, इसके पीछे वाला तो 484 होगा। अब इसके आगे वाले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके पास स्केयर होंगे। लाइक आपके पास स्केयर हो जाएगा लास्ट में 900 तक, आपको याद होगा 900 आएगा हमारे पास 30 का। ठीक है, 31 का स्केयर आ जाएगा 961। तो मतलब लगभग आपको स्केयर भी यहाँ पे पता होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने वैल्यू से अप्रोच करना है तो 529 is a 23 का स्केयर, so we can say that is a 3, but there is not a 3, that's why this is a wrong approach. Clear? So 24 का चेक कर लो, 25 का चेक कर लो, बट जब मैं यहाँ पे 26 का स्केयर लिखूंगा तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ पे 6 है और ये भी मेरे पास 6 आएगा और 7 और 6 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे भी बी आ चुका है, तो यही आपके पास नंबर है जो कि आपका आंसर होगा। इट मीन ए बी का स्केयर जो है हमारे पास आया वो आएगा यहाँ पे 2 and 6 का स्केयर, which is equal to BCB, that is 676. So we can say A is equal to 2, B is equal to 6 and C is equal to 7. तो पॉसिबल सम क्या होगा इनको ऐड करने पे 15। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए समझाया, इसलिए आपको बोला है क्वेश्चन को रीड करो 2-2 बार, ताकि आपका थोड़ा दिमाग भी चले इन क्वेश्चंस के रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन कल को कुछ ऐसा आ जाए आपके पास कि ए बी का स्केयर है, उसको करके बताना है आपने, और यहाँ पे आपके पास कोई भी रैंडमली नंबर आ जाए। मान लो मैं यहाँ पे 30 का स्केयर लिख रहा हूँ, तो 30 का स्केयर होगा मेरे पास 900। सो रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना, सी और यहाँ पे बी और बी, मतलब ये सी मेरा डिफरेंट हो गया, बी और बी मेरे सेम हो चुके हैं ऐसे, तो नंबर ये होंगे हमारे पास। तो ऐसे आपको वैल्यू यहाँ पे चेक करनी आनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हो जरूर पूरा ऐसे क्वेश्चन। सो सबसे पहले सम ऑफ ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन जीरो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है ना, डिफरेंट डिजिट।
ABCD 660, देन फाइंड द एवरेज ऑफ 4 डिजिट। सो एवरेज तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा, एवरेज होता है कि इन सभी को ऐड कर दो A + B + C D और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज आएगा, ठीक है। पर जो हमारे पास सम है वो 660 है, वो किन का सम है, जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर इनमें से बनेंगे, मतलब A के साथ पहला नंबर B बन जाएगा, फिर हमारे पास A के साथ C, फिर A के साथ D बनेगा, ऐसे मेरे पास B के साथ A बनेगा, फिर B के साथ C, फिर B के साथ D, C के साथ A, C के साथ B और C के साथ D, फिर मेरे पास D के साथ A और D के साथ B, फिर D के साथ C। ये हमारे पास टोटल 12 नंबर बनेंगे इससे, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिखने का भी आपको ढंग जो है वो तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि 23 लिखा, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 20 + 3 और लिख सकते हैं इसको 10 × 2 + 3। सो वी कैन से कि अगर 23 को मैं x और y में लिखूंगा तो हम लिख सकते हैं इसको 10x + y। तो ये 2 डिजिट नंबर लिखने का एक तरीका है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास अगर a + b लिखा होगा तो मैं क्या इस वाले नंबर को ध्यान रखिए, इस वाले सिर्फ एक ही को लिखेंगे, बाकी सारे सिमिलर हो जाएंगे। ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 10 + b। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले को लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 + c। फिर ऐसे ही आगे वाले को लिख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 10 + d। तो इनको भी आप सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपरली। सिर्फ इसमें देखेंगे हमारे पास a और a, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 30 आ जाएगा सीधा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास इसमें से चेक करोगे तो इसमें से 30 आएगा, ऐसे ही आगे 30 फिर मेरे पास 30 आ जाएगा। प्लस प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेक करो b मेरे पास एक बार आया, ऐसे ही यहाँ से भी एक बार b निकल के आएगा और यहाँ से भी b निकल के आएगा। तो मेरे पास 3 अलग से a, 3 अलग से b, ऐसे ही 3 अलग से c और 3 अलग से d निकलेंगे। तो अगर मैं a को a में ऐड कर दूंगा तो ये 33 आ जाएगा, 33 ऑफ a। ऐसे ही 33 ऑफ बी सी डी होंगे, तो मैं 33 कॉमन निकाल लूंगा तो a + b + c + d आएगा। और इन्हीं का सम जो है, इन सब का जो एडिशन है वो हमारे पास इसके बराबर है, जो कि क्वेश्चन वालों ने 660 के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं इसको 33 को इससे कट करूंगा तो मेरे पास इन चारों का जो सम होगा वो मेरे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 20। उसने इसका एवरेज पूछा हुआ था, तो एवरेज क्या होता है, sum of all the number divide by the numbers, clear। तो that is the average which is equal to 5, this is the correct answer। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी तक जिन भी बच्चों ने इस पेपर को ट्राई किया होगा या ऐसे क्वेश्चन को देखा होगा, उनको लगभग आंसर इसका गलत ही मिला होगा 8 से पहले, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और मुझे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, नया टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस लेवल आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3rd के ऊपर। What is the remainder of this value when divided by 9? ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में मैंने सिमिलर टाइप का करवाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, सभी बच्चे इस बात को प्रॉपरली ध्यान से रखें, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे, बाकी सारे सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मैं इसको इससे डिवाइड कर लेता हूँ, ये तो पता है ना, अगर मैं सभी को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अलग अलग भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अलग अलग डिवाइड करने के अलावा मैं सिर्फ इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 1 की पावर 10 डिवाइड बाय 9। 9 इससे कट जाएगा, 0 रिमाइंडर, तो 1 की पावर 10 हो जाएगा। ये 1 की पावर 10 हो जाएगा, तो वी कैन से 1 की पावर 10 डिवाइड बाय 9। 1 की पावर विल बी एनीथिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय 9। इफ 1 इज डिविजिबल बाय 9 दैट केस इज ए 1 एज ए रिमाइंडर। बट हमें इसको सोचने की यहाँ पे इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ये समझना था, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ऊपर 1 आएगा, क्योंकि हम 9 + 1 की पावर अगर 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर, तो 1 की पावर 10 आएगा। 1 की पावर 10 कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी मेरे पास 1 आएगा। तो मेरे पास 1 कितनी बार आएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 बार आएंगे। तो आप चौथे बार चेक किया तो 4 बार ऊपर पावर में 0 दिख रही है, तो यहाँ पे 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है वैल्यू, 9 तक है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल ये 9 टाइम्स तक जो है 1 1 1 आ जाएगा। तो सबको अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे तो 9 ही आएगा ना। 1 को अगर मैं 9 टाइम्स ऐड करूंगा 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। बट ध्यान रख लेना, अगर पेपर में यहाँ पर एक 0 और होता, अगर यहाँ पे एक 0 मेरे पास और होता है यहाँ पे, तो हमारा ऊपर क्या आ जाता 10, 10 को 9 से डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आता। अभी के लिए 9 है तो 9 की वजह से 0 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पे 0 एक और होता तो आंसर आपका बी होता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। द HCF ऑफ 2 नंबर इज गिवन,
5 where n is a natural number, how many possible such pairs of numbers are there if n is less than by 50। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट हर एक बच्चे को ध्यान रखना होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको बेसिक ऑफ एचसीएफ आता है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन मल्टीपल दोनों के अंदर, तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? 5 है। तो अगर मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास n+3 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 2n+1 है। यहाँ पे अगर मैं n को, सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर मैं n को यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, सर हमने 1 क्यों नहीं रखा वो भी बताऊंगा। अगर आप n को यहाँ पे 2 रखते हो तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 5, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 × 2 4 + 5 1 5। तो यहाँ पे 5 और 5 का जो HCF है, HCF आपका 5 ही निकल के आएगा। तो n की 2 वाली पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे एक यहाँ पे काउंट करेंगे। अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो 1 से काउंटेबिलिटी नहीं आएगी। तो मतलब अगर HCF आपका 5 है तो नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे आपके पास जो इनका सम जो भी इनका यहाँ पे HCF आने वाला है वो 5 तभी होगा जब इनमें से कॉमन नंबर क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। तो हमें नंबर क्या बनाने हैं यहाँ पे? 5 के मल्टीपल ही बनाने हैं लगभग। जैसे यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू को 3 रखूंगा तो 3 + 3 6 है, तो 6 आपका 5 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोच ले कि n+3 है, उसको हमने 5 या 5 का मल्टीपल लेके आना है। तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर हो सकता है 2 + 3 करेंगे तो भी 5 है। नंबर हो सकता है मेरे पास 7 + 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इधर भी आप यहाँ पे 7 रखोगे तो ये 15 हो जाएगा, तब भी इसका HCF ये आने वाला है। तो सिर्फ आपको n ही सोचना था। n यहाँ पे अगर आप 12 रख दोगे तो 12 + 3 करोगे यहाँ पे 15, और इसमें 12 रखोगे तो ये 25। यहाँ से भी आपका HCF 5 आएगा, इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? फिर आप ऐसी n को यहाँ पे रख सकते हैं, 15 सोचा था हमने, फिर 20 सोचेंगे तो 3 उसमें से कम कर लो, 17। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, 17 यहाँ पे 34, और एक हमारे पास 35। यहाँ पे आप फिर n की वैल्यू 5 बढ़ाते जाएंगे। n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 नंबर जो बढ़ती जाएगी, 37, n आएगा 42, फिर n आएगा 47। सो अगर 22 की वैल्यू रखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 25 आएगा, फिर 45 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, तो यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 32 रखने पे यहाँ पे 35 आएगा, तो यहाँ पे 65। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर मेरे पास 40 आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 75 आ रहा है। ठीक है, एक बार रीचेक भी करते जा रहे हैं कि सही है सारा कुछ, लगभग सही जा रहा है अभी तक। तो अभी यहाँ पे फिर हम 42 रखेंगे तो ये 45 होगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 95। क्लियर? 95 ही आएगा ना? हाँ, 95 आने वाला है। इसको भी आपको रीचेक करते रहना है, कोई कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, 42 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85 आएगा, सॉरी 85 आने वाला है। फिर 47 रखेंगे तो 47 रखने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 50, और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 95, क्योंकि n हमने 50 से छोटा सोचा है, ना कि इनका एडिशन। तो 47 वी विल गोइंग टू कंसिडर इट। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, अभी ऐसा ना हो कि आंसर आप लगा दो इसी से। आपको क्या चाहिए? HCF 5 चाहिए। HCF क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। तो सभी में चेक करो, कहीं पर 5 से ज़्यादा तो नहीं मल्टीपल निकल आया, वो भी चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें से भी 5 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 5 है, इनमें से भी आपका 5 ही आ रहा है। ठीक है ना? वो तो बात अलग है, इस क्वेश्चन में आपका 5 ही कॉमन निकल के आएगा तो हम उसका आंसर मार्क करेंगे। अगर चेंज होएगा तो उसके हिसाब से भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। n is a number which has 12 distinct factor. The number 2n has 16 distinct factor. How many distinct factor does 4n have? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। n कोई मेरे पास नंबर होगा, सो वी कैन से कि n मेरे पास एक नंबर है। नंबर आप सोच लो यहाँ पे 2 3 5 अप टू सोन। ठीक है, अप टू सोन कोई नंबर है, उसकी यहाँ पे पावर a, पावर b, पावर c अप टू सोन है। अब जो बच्चों को पता है कि अगर फैक्टर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर ये बेस में हम यहाँ पे अगर प्राइम नंबर रखेंगे तो फैक्टर निकालने का प्रोसीजर है। जो मेरे पास ये वैल्यू होती है, इसमें से हम एक नंबर ऐड करते हैं, इसमें हम यहाँ पे एक नंबर ऐड करते हैं, फिर इसमें हम यहाँ पे एक नंबर ऐड करते हैं, और इस सभी को मल्टीप्लाई होते जाते हैं जहाँ तक ये नंबर होगा। और इनका मल्टीप्लीकेशन आपके पास कितना दे रखा है? n फैक्टर, जो n नंबर है उसके कितने फैक्टर है? 12। तो इसके टोटल हमारे पास 12 फैक्टर निकल के आए। बात समझ आई? हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये भी सोच ले कि सर अगर 12 फैक्टर होंगे, 12 मेरे पास फैक्टर बन के आ रहा है तो यही नंबर होंगे। आप नंबर भी तो सोच ही सकते हैं ना, 2 3 4 ऐसे करके कोई भी नंबर सोच लो। बट आई रिपीट, आपको थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, तभी ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पे 2n की बात करें तो 2n क्या होगा?
2n इज ए इवन नंबर। काफ़ी बच्चों को होगा कि सर यहाँ पे भी तो आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 लिखना एक बात अलग है, अगर 2 हमारे पास यहीं पे आ चुका है तो वो इवन नंबर कहलाएगा। इवन नंबर के अंदर क्या होता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे 2 लिखते हैं वो a से शुरू नहीं करते, वो a+1 से शुरू करते हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे ही जो बाकी नंबर मेरे पास होंगे वो हम यहीं से शुरू करते हैं, b और 5 की पावर c अप टू सो ऑन। सिर्फ 2 की पावर 1 बढ़ जाती है इवन के अंदर। तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो यहाँ पे a+1 है, तो पावर में एक नंबर ऐड हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। यहाँ पे b+1 होगा, यहाँ पे c+1 होगा, किसका? इस वाले का। और इसके अप टू सो ऑन कितने फैक्टर है मेरे पास? यहाँ पे 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर b+1 इससे कट गया, c+1 इससे कट गया, ये सारे के सारी वैल्यू कटती जाएंगी। ये कट के आएगा मेरे पास 3/4। और यहाँ पे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यहाँ पे हो जाएगा 4a+4, ये आएगा 3a+6। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 निकाली। बात समझिए a की वैल्यू कैसे आई। अब a की वैल्यू जो भी मेरे पास आई उसको मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में फिल कर देता हूँ जो हमने पहली रखी थी, a+1 b+1 c+1 अप टू सॉन कितना आएगा? 12। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिपीट कर दूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे रिपीट कर दूँ, तो क्या मैं इसको यहाँ पे 2+1 करके इसको 3 मान लूँ? 3 b+1 c+1 अप टू सॉन कितना आएगा? 12। तो 3 से कट जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स। सो वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास b+1 c+1 अप टू सॉन जो भी होगा वो कितना आएगा? 4 होगा। ये क्लियर हो गया सबको? ये जो मैंने काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताया, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इससे आपके पास आंसर आने की संभावना बनेगी। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है 4n। तो अगर मैं यहाँ पे 4n की वैल्यू ढूंढूं कि यहाँ पे हमारे पास 4n कैसे लिखा जाएगा, 4n ये लिखा मैंने। 4n की वैल्यू क्या होगी? 2 की वैल्यू जो होगी वो a+2 से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 हमारा 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, 2 की पावर जो होगा 2 ऑलरेडी है। तो 2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 2, मतलब 4n है, उसको मैं 2 × 2 × n भी तो लिख सकता हूँ। तो ये वाला फैक्टर तो आपका यही है, मतलब एक मेरे पास जो 2 है वो यहाँ पे फालतू है, तो फालतू वाले 2 को इसकी पावर में ऐड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर a+2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर c अप टू सो ऑन। क्लियर? सो नाउ इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर सभी बच्चे ध्यान रखें, इसकी पावर जो है उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, इसकी पावर उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, और ऐसी आपकी पावर ऐड होगी अप टू सो ऑन। सो अगर मेरे पास a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे 2, उसको यहाँ पे रख दें, a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 3 5, और ये b+1 c+1 इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 4, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 20। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे पेपर में सॉल्व, ये तभी पॉसिबल अगर आपको बेसिक आता है। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप 12 वैल्यू सोच लो, सोच के करोगे आंसर आ जाएगा। बाकी इसके शॉर्टकट क्या है, उसके लिए नंबर सिस्टम की क्लास में जाके फैक्टर वाली क्लास को आप जरूर लगाएं, वहां पे आपको इसके शॉर्टकट भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या एक सीक्वेंस बनना चाहिए, मान लो सीक्वेंस होगा ए बी और ए बी, फिर से आपके पास ऐसा ऐसा सीक्वेंस बनना चाहिए, मतलब ऐसे कोई सीक्वेंस बन जाए इस वैल्यू को यहाँ पे रखने के बाद। हो सकता है वो 2 नंबर का हो सकता है वो 3 नंबर का बने, हो सकता है 4 नंबर का हो, तो वो आपको सोचना पड़ेगा पेपर में, इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग की क्लास के अंदर करवाए हुए हैं। सो मैं सीधा यहाँ पे डी मार्क से जा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को। यहाँ पे ए रखेंगे, फिर यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे बी। तो सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे आप चेक करोगे 3 बार ए आएगा, फिर 1 बार बी आएगा, 4 बार ए आएगा, फिर यहाँ पे 3 बार ए हो चुका है, पहले 4 बार था, फिर यहाँ पे 2 बार बी, फिर 2 बार ए है, 3 बार बी, फिर 1 बार ए है, 4 बार बी। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, बी की वैल्यू बढ़ेगी सिर्फ डी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सबसे पहले आप चेक कर लो इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि CO एक वर्ड है, वो यहाँ पे आ चुका है CO, ठीक है, मतलब यहाँ पर EX है, तो EX कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तो EX वाला ढूंढो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड है। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। क्लियर? ऐसे ही आप आगे वाली वैल्यू को चेक कर लो, यहाँ पे CT दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे CT दिख रहा है, मतलब यहाँ से जो नंबर आएगा कोई ना कोई होगा मेरे पास जो सेकंड पे होगा, जो कि AG दिख रहा है, तो यहाँ पे AG दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये भी एलिमिनेटेड है। ये आपका सही उत्तर है। बाकी आप इसको रीअरेंज करोगे आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर।
हाउ मेनी नंबर लेस देन 80 हैव एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला इसका एक फैक्टर बता देता हूँ, समझा देता हूँ होता क्या है। मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे ए और बी। पावर अगर इसकी एक एक है तो हम पावर के अंदर एक नंबर ऐड करेंगे, पावर के अंदर एक नंबर ऐड करेंगे। जो ये फैक्टर है मेरे पास कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। वो हमारे पास बन के आया। ठीक है, मतलब हमने दो नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये ए बी और कोई नंबर नहीं होते, ए बी मेरे पास सिर्फ होते हैं प्राइम नंबर। ये आपको नंबर ऑफ फैक्टर में समझाया गया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैंने जो नंबर लिखा ए का क्यूब है, तो ए का क्यूब जो आएगा यहाँ पे 3 है, इसके पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, ये भी तो फैक्टर बन सकता है। तो ये दो ही तरीके हैं जहाँ पे 4 फैक्टर आएगा। और जो 80 से नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 का क्यूब, तो 1 पहली बात तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको लिख ही नहीं सकते। फिर मैंने लिखा 2 का क्यूब, तो एक आएगा 8। हाँ 3 है, 3 के अंदर एक ऐड करेंगे तो ए फैक्टर ही हो सकता है। फिर हो सकता है मेरे पास 3 का क्यूब, फिर हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब, 4 मेरे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है क्या, 4 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम वो भी नहीं लिख सकते। और 4 का क्यूब लिखने पे यहाँ पे 64 आएगा, जो कि 80 से नीचे है। बट अगर मैं 5 लिखूंगा, दैट इज ए प्राइम नंबर, वो आएगा 125। तो 125 80 से ज़्यादा हो गया, इसको हम लिख नहीं सकते। मतलब हमारे पास क्यूब वाले ऑप्शन में तो सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, ये वाले 2 और 3। और कौन से नंबर हो सकते हैं, और हो सकता है मेरे पास जितने भी प्राइम नंबर हैं 80 से नीचे, उनका प्रोडक्ट हमें ऐसे करना है कि वो 80 से नीचे नंबर रहने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल वाइज लिख लेता हूँ। पहले प्राइम नंबर बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 2, 3, 5, 7। ये आपने माइंड में सोचने, पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये तभी लिख सकते हो जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे लेवल की हो चुकी है। क्लियर। 31 आएगा, 37 आएगा, 41, 43, 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने एक मिस किया, उसको रीचेक हम यहाँ पे लेटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई हमारा नंबर मिस हो चुका होगा। 31 है यहाँ पे, 33 तो नहीं होगा, 37 ही आएगा। चलो एक नंबर रह गया, उसको हम रीचेक कर लेंगे। 2 3 5 7, एक नंबर 19 रह गया, 19 नंबर रह गया। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे पास यहाँ पे 51, नो 57 भी नहीं आएगा, 59 आएगा। फिर आएगा 61, फिर उसके बाद में आएगा मेरे पास 67, 71, फिर आएगा 73 एंड 79, 80 से नीचे वाले नंबर। ठीक है, सो अगर सारे बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए ना, ए और बी, तभी फैक्टर आएंगे। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 79 कर दूंगा तो 80 से ज़्यादा नंबर हो जाएगा बड़ा। और 79 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये नंबर तो इग्नोर ही कर दो। क्योंकि इसका मैं डबल करूंगा तो ये हमारा 80 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमें इन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। यहाँ से यहाँ तक मुझे इस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो सिर्फ क्वेश्चन आपका इतना रह गया, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो एक फैक्टर ये हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, 10 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 11 से और 13 से। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। क्लियर। क्योंकि आपको पता है कि 2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, 80 से नीचे नंबर है तो सीधे काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे करके। बट लिख लेता हूँ एक बार सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने पे, अगर आपको मैथ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। ये 2 के नंबर हमारे सारे आ चुके हैं। फिर उसके बाद आएगा 3। अब 3 इंटू 2 मत करने बैठो, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, बात तो 6 ही है। तो इसका फैक्टर तो यहाँ पे हो चुका है, अब हमें 2 नहीं चाहिए, अब हमें 3 वाले नंबर चाहिए। तो 3 को अगर मैं 3 गुना करूंगा, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है और इसकी नंबर भी की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी हमारा यहाँ पे इसकी नंबर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ 23 है, 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर आपके पास जो है 69 आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसको 5 से करेंगे, 3 को 7 से कर सकते हैं, 3 को 11 से कर सकते हैं, 3 को 13 से कर सकते हैं, 17 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 को हम 19 से भी कर सकते हैं। ये नंबर हो गए इसके 3 वाले भी कवर। अब आ रही है 5 की, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। अब 5 वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से। 5 को 11 से कर सकते हैं, 5 को हम यहाँ पे 13 से कर सकते हैं। 5 को हम यहाँ पे 13 से आगे नहीं लेकर जाएंगे, 17 से करेंगे 85 आएगा, तो इसको जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 वाले नंबर सिर्फ इतने ही मिलेंगे। फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा मेरे पास 7। 7 को हम सिर्फ 11 से कर पाएंगे, और कोई नंबर ही नहीं है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो काउंट कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 नंबर ये हो गए। और 2 नंबर आपके यहाँ पे होंगे 1 और 2, तो 22 और 2 कितना होगा, 24। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप सबको समझ आया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं।
पी क्यू हमारे पास दो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट होंगे जो कि हमारे पास टू डिजिट की फॉर्मेशन में होंगे पी क्यू और क्यू पी, इसी को रिवर्स करके लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों को तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 6x/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, एक्स वाई का एडिशन क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बेसिक क्या होगा, आप कोई नंबर सोच लो पहले पी क्यू का। मान लो आपने पी और क्यू को सोच लिया, यहाँ पे सपोज हमने सोच लिया 65, तो आप 5 6 इसका उल्टा सोचोगे ना, क्यू एंड पी इन्हीं को मल्टीप्लाई करने। तो मल्टीप्लाई करके देखो लास्ट में आपके पास जीरो आ रहा है, तो जीरो नहीं हमें 6 चाहिए, तो पहली बात तो वही नंबर सोचो लास्ट में 6 होगा। दूसरा आप ये भी सोचो ना, जैसे मेरे पास 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900, तो इससे काफ़ी छोटा नंबर है ये, तो नंबर इसके ऊपर वाला ही होना चाहिए। जैसे 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर आपका 6400 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे, तो 6 आगे भी तो लेकर आना है हमें, तो इसका मतलब नंबर आपका 80 के आसपास होगा। पहले 80 से छोटे वाला नंबर सोच लेते हैं, लाइक 78। इसका रिवर्स सोच लोगे आप यहाँ पे 87। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 7 8 एंड 6 आने वाला है, इसको आप चेक कर लेना, ये हम यहाँ पर ये नंबर आएगा, क्लियर। और ये नंबर आने के बाद आप इसके और भी सोच लो 82 28, इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 6 आएगा, बट ये नंबर फिर से छोटा हो रहा है। ऐसे नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, सिर्फ यही एक नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी, y की वैल्यू मेरे पास 8 होगी और p की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये वाले 7 की होगी और q की वैल्यू हमारे पास ये वाले 8 की होगी और x और y तो हमने यहाँ पे लिख ही दिए 7 एंड 8। तो उन्होंने इसका एडिशन पूछा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एडिशन यहाँ पे 30, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे 10 के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डाटा कुछ ऐसे है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज रन स्कोर्ड बाय द फर्स्ट 5 बैट्समैन। तो यहाँ पे कुछ डाटा मुझे यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम तभी हम कुछ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पे अगर एवरेज भी बोल देते तो हम एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप ऐड कर लोगे इन दोनों को, 2 और 8 मेरे पास 10, 10 और यहाँ पे 4 और 6 20, तो 20 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा, ये होगा 8, 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21 और 2 21 के साथ 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23, क्लियर। और हमारे पास टोटल नंबर कितने 5, तो सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा, तो एवरेज इनको कट करने के बाद आ रहा है 46, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्यूब बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज पेपर में आप इसको इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं। एक मेरे पास रेक्टेंगल वुडन है जिसके अंदर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पर ये वाला 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बोथ द साइड हैव डायमेंशन 10 एंड 1 आर पेंटेड टू ब्लैक। 10 और 1 वाले को हमने यहाँ पे पेंट कर देना ब्लैक से, तो सिर्फ इमेजिन करने के लिए यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। 10 वाला तो ये है और 1 ये, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला मेरे पास होगा यहाँ पे ब्लैक, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये ब्लैक होगा, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरा पेंट हमारे पास कौन सा दे रखा है, बोथ द साइड हैव डायमेंशन 5 एंड 1 आर पेंटेड ग्रीन। 5 और 1 वाले हमारे पास ग्रीन है, तो यहाँ पर ये वाला 5 और 1 वाला ये वाला ग्रीन है, और जो बच गया वो मेरे पास रेड ही होगा, तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 5 है, यहाँ पर ये मेरे पास 10 है, ठीक है। अब इसके अंदर आप सारे बच्चे सिर्फ इतना चेक करो कि उसने आगे फॉर्मेशन में क्या लिखा है, द फुल ब्लॉक इज कट इनटू क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तभी हो सकता है जब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। सबसे पहला कट मैं इधर को लगा देता हूँ, एक सिर्फ समझाने के लिए हम ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज आप इसको इमेजिन करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कट, यहाँ पे तीसरा कट, 3 कट लगाए बट इसके 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हिस्से हुए, एक और कट लगाना पड़ेगा, 4 कट, क्लियर। सो नाउ वी हैव 4 कट फ्रॉम दैट साइड, तो इसके 5 हिस्से में से 4 हिस्से 5 हिस्से हो जाएंगे, एक एक एक, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक इसके कट इस साइड भी लगाने पड़ेंगे, एक ये वाला, दूसरा इधर से, तीसरा फिर इधर से, चौथा इधर से, 5वां नंबर इधर से और 6 नंबर इधर से। एक बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए, पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, एक कट और लगेगा, 10 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। सो ब्लैक और ग्रीन आई होप सबको समझ आ रहा होगा। उसने पूछा है द क्यूब हैविंग द 4 कलर साइड एंड 2 विद द 2 साइड नो कलर। तो सिर्फ कॉर्नर वाले चेक करो, ये वाला जो कॉर्नर है इसका टॉप पोजीशन यहाँ पे पेंट होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम, बॉटम पेंट 4 जगह पेंट हो गया, अंदर की साइड इसके पेंट नहीं होगा और 4 ही इसके अंदर निकलेंगे कॉर्नर, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 वाला ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है द नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 2 साइड विद रेड कलर एंड द 4 साइड विदाउट एनी कलर,
विदाउट एनी अनदर कलर। कलर कहाँ पे होगा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कलर होगा हमारे पास जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला कलर सिर्फ यहीं पे है, तो इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे पूरा ग्रीन येलो दिखा रहा हूँ, इसको इग्नोर मारो। और यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाली साइड पे जो ब्लैक कलर, ये वाला शील्ड बेल है ब्लैक कलर का है, इसको इग्नोर कर दो। ये सारा का सारा इग्नोर पार्ट हो जाएगा आपके लिए। और इधर की साइड वाला इग्नोर हो जाएगा, ऊपर साइड क्योंकि उधर भी ब्लैक दिखेगा, लेफ्ट साइड आपको ग्रीन दिखेगा, उधर भी इग्नोर हो जाएगा सारा का सारा। क्लियर। सिर्फ ये क्यूब जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिर्फ अप साइड जो सबसे ऊपर वाला साइड है, सबसे नीचे वाला साइड है, सिर्फ वहीं पे आपको रेड कलर जो है वो दिखने वाला है। क्लियर है, रेड कलर सिर्फ वहीं पे दिखने वाला है। तो रेड कलर आपके पास यहाँ पे कितने होने वाले हैं आप चेक कर सकते हैं। रेड कलर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 इस साइड होंगे। क्लियर। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइड होंगे, तो टोटल 24 होंगे। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो दोनों के दोनों सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। What letter should be 11th letter to the left of the 10th letter from the right if the first half of the English alphabet is reversed? So we have 1 A B up to so on Z. That is our right side. That is our left side. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम यहाँ पे इधर से शुरू करते हैं, ना कि इधर से। राइट से 10th वाला देखो, राइट से हमारे पास 10th नंबर कोई भी आ गया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका देखोगे तो ये लेफ्ट है, इसका फिर से राइट है। अब उसने बोला है इसका यहाँ पे 11 नंबर लेफ्ट से बताओ, इस नंबर का, इसका आगे से 11 नंबर लेफ्ट बताने का मतलब है इधर से टोटली आप 21 नंबर देख लो, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे सीधा सीधा। अगर आप इधर से 21 नंबर देख लोगे, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। बट 21 नंबर कौन सा होगा, 21 नंबर वो होगा जो इस साइड से कौन सी पोजीशन में होगा। तो इसके लिए आपको एक रैंकिंग के अंदर समझाया गया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर। सो टोटल नंबर इज 26 एंड लेफ्ट में कितना आपको यहाँ पे पता नहीं, राइट में कितना 21 -1। सो लेफ्ट से हमें सिर्फ 6 नंबर को चेक करना है कौन सा होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पर A + B C D E F आना चाहिए था, जो वो हमारे पास 6 नंबर होता, बट उसने बोल दिया कि इंग्लिश के हाफ अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया हमने। और हाफ कितने होते हैं, टोटल 26 है, तो हाफ कितने हो जाएंगे 13 नंबर। तो यहाँ पे 13 नंबर का आ जाएगा डिजिट जो M होगा, फिर मेरे पास 12 नंबर आएगा जो L होगा, फिर मेरे पास 11 नंबर आ जाएगा K होगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा J, फिर मेरे पास यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 8th नंबर आएगा। आई रिपीट अगेन, यहाँ से जब मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां नंबर होगा, जो कि मेरे पास इंग्लिश में 8th नंबर होगा, दैट इज इक्वल टू H। तो H इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। किसी को नहीं पता चला तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होंगे हमारे पास यहाँ पे, वो आगे जाके हमारे पास यहाँ पे M तक आएगा, पहले 13 नंबर। तो M वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि उसने रिवर्स करने को बोला हुआ है। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे इसके पीछे वाला नंबर जो आएगा 12 नंबर होगा L मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर K आएगा। ऐसे करते करते 6 नंबर जो इधर से होगा वो आपका H आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एक XYZ मेरे पास यहाँ पे N नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, और XYZ हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, और 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट ऑफ N इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ X + Y + Z आर पॉसिबल। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझा देते हैं कि जो भी इन तीनों का मेरे पास सम होगा उसका 5 टाइम जो होगा वो मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे X + Y + Z के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब एक तो तरीका यह है कि मैं या तो इसमें इमेजिन करना शुरू कर दूं कि X + Y + Z जो है, X को अगर आप 1 मान लेते हो, Y को 2 और इसको 3 मान लेते हो, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेरे पास 1 × 2 × 3। आप सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, सी सेट के अंदर भी आया हुआ है कि सम ऑफ ए 3 डिजिट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यही वो नंबर होते हैं। बट अगर मैं इसका यहाँ पे 5 टाइम कर दूंगा तो क्या वो इसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है। दूसरी इसमें गलती क्या होती है, स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, तभी आपको गलतियां पता चलेंगी। दूसरी इसमें गलती करेंगे काफ़ी स्टूडेंट की, इसके अंदर 5 टाइम जो XYZ होगा मेरे पास सम होगा, वो प्रोडक्ट आपने XYZ के बराबर कर दिया। तो मान लेंगे कुछ बच्चे कि ये हमारे पास जो नंबर होगा ये मेरे पास 30 है, 25, 70 कोई भी नंबर मान लो, ये 5 टाइम इससे जब कट जाएगा जो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो 6 जो होगा वो हमने माना इसको 30, तो इसे कट करने के बाद ये 6 आया, तो 6 सब यहाँ पे आ सकता है 1 + 2 + 3 करने के बाद। क्लियर।
तो बच्चों को लगेगा फिर से कि सर एक्स वाई जेड जो है उनका तीनों का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया, तो एक वैल्यू वो ये सोच लेंगे, दूसरा वैल्यू वो 30 का मल्टीप्लाई 60, फिर 90, फिर 120, 150 ऐसा सोचना शुरू करेंगे, मोर देन 4 इसका आंसर मार्क करेंगे, जो कि अप्रोच फिर से गलत हो जाएगा। मैंने अभी समझाया आपको कि 1 + 2 + 3 करने के बाद वो इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, पर इसका 5 टाइम करने के बाद नहीं आएगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट हो चुका है। क्लियर? तो सबसे पहली बात इसमें यही है कि जो गलतियां उसको आप समझ के करेंगे तो ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका बेसिक को अच्छे से समझने की आप सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि 5 टाइम ऑफ x + y + z जो है वो मेरे पास यहाँ पे x y z के बराबर है। मतलब जो ये 5 है, 5 इधर आके हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर ये इधर आके डिवाइड होगा, ये प्रॉपरली डिवाइड तभी हो पाएगा या तो मेरे पास x जो है वो 5 हो, या तो y 5 हो, या फिर z 5 हो। हम मानना, हमें एक वैल्यू को इमेजिन करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे y को हम यहाँ पे 5 इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अगर 5 को रख लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 टाइम प्लस z और x इंटू 5 इंटू z। मैंने सिर्फ इसको इसलिए माना क्योंकि ये इससे कटेगा ही कटेगा, और ये वैल्यू मेरे पास बन के आएगी x + z माइनस xz इज इक्वल टू ये वाला जो 5 है मेरे पास, ये वाला 5 इधर आ जाएगा माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, आई होप सबको इतना सा पोर्शन जो समझ आ गया। माइनस वाले 5 को हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो xz माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। ये माइनस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसलिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे बच्चे देखो, इसको रीअरेंज करना होगा हमें, खुद जैसे मर्जी आपके दिल में आ रहा होगा वैसे रीअरेंज करना है। x और z की वैल्यू यहाँ पे 5 आनी चाहिए, तो इसके फैक्टर बनाने शुरू कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले वाले में से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे z -1 बच जाएगा, माइनस z बचेगा। यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो अगर z -1 यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे भी बचना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 + 1 इधर ऐड कर लेता हूँ, 1 इधर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं z -1 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी कॉमन यहाँ पे माइनस है, तो z माइनस अगर करूँगा तो ये वाले पोर्शन को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो यहाँ से अगर मैं z -1 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर? ये आएगा 6 के बराबर। और ये 6 आपके पास कब हो सकता है, जब मेरे पास यहाँ पे 2 × 3 होगा, या फिर 6 × 1 होगा, तभी ये 6 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। और ये 2 कब होगा, जब z यहाँ पे क्या रहा होगा, z मेरे पास यहाँ पे 3 रहा होगा, और x यहाँ पे 3 कब होगा, जब x मेरे पास यहाँ पे 4 रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो z और x की वैल्यू निकल के आई। फिर यहाँ पे ये 6 कब होगा, जब z यहाँ पे 7 होगा, और ये मेरे पास x -1 मेरे पास 1 कब होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी। क्लियर? जिसको नहीं पता चला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। z -1 को अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा ये वहाँ से, तभी मेरे पास z की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और z -1 अगर यहाँ पे 6 रखेंगे यहाँ से, तभी मेरे पास z की वैल्यू 7 आएगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, यहाँ पे 3 ये भरा z, ठीक है, 3 और 7 लिखा, ऐसी मैंने x की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करने के बाद बोला कि x y z लिखा, x मेरे पास अगर 2 होगा, y मेरे पास यहाँ पे 7 होगा, और सॉरी y मेरे पास यहाँ पे 5 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, z मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रखने के बाद 7, और ये मेरे पास पहले नंबर आएंगे। दूसरा नंबर आएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं x को 4 रख लेता हूँ, y को 5, तो z मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर निकल के आएंगे, तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये आपका उत्तर है। हो सकता है अभी आपके दिमाग में होगी सर इसको भी तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो मल्टीप्लाई मैं सिर्फ एक से कर रहा हूँ, दूसरे से आप खुद कर लेना। अगर मैं यहाँ पे 2 + 5 + 7 कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 14। 14 का 5 टाइम, 14 का 5 टाइम जो होगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 70 के बराबर। और आप चेक कर लो, 2 × 5 × 7 जो है वो उसके बराबर हो रहा है। ऐसे आप दूसरे से करोगे हो जाएगा, इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको, आप गूगल करोगे वहाँ पे भी आपको इधर उधर गलत सोल्यूशन मिलने वाले हैं, तो आप इसको चेक कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। इफ पी इम्प्लाइज दिस वैल्यू, और ओके सिंबल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और ये आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे डिजिट को, 12, 5, 50, 10 और 13 इक्वल टू 0। सारे स्टूडेंट ये हुए जितने भी हैं, एक बार वीडियो पॉज करके ऐसे क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर करके आओ पेपर के अंदर। यही आपका जो है एवरेज रहेगा। एवरेज मतलब
आप बाकी स्टूडेंट के बराबर इसी क्वेश्चन से आ पाओगे। अगर आप ये भी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट इसको मैं एक ही ऑप्शन से ट्राई कर रहा हूँ, बट पेपर में आप ट्राई कर लेना। जैसे पी हमारे पास है प्लस, तो यहाँ से उठा लेते हैं डी ऑप्शन। क्यू जो है माइनस होगा, आर जो हमारे पास है मल्टीप्लाई होगा, और एस जो हमारे पास है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और पी जो हमारे पास है पी ये रहा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। सबसे पहले बॉड मास में डिवाइड करेंगे, 0 इससे कट जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 12 और प्लस 13। सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आ रहा है, मतलब डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर 15 के ऊपर चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड मैंगो इज रिटन एज 50, डेट इज रिटन इन 30, देन व्हाट शुड बी कोड ऑफ ऑरेंज। जैसे मैंगो लिखा हुआ है तो एम का नंबर 13 होता है, ए का नंबर अगर मैं यहाँ पर ए का नंबर 1 मान लेता हूँ, जेड का नंबर 26, तो ऐसे अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं। जैसे एम का नंबर आएगा 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ओ का 15। सबको ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा। टी का आएगा 4, ए का 1, टी का 20 और ई का 5। सबको ऐड करके देखेंगे 30 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ओ का नंबर आ रहा है 15, आर का आएगा 18, ए का आएगा 1, एन का आएगा 14, जी का आएगा 7, ई का आएगा 5। सभी को ऐड कर लेंगे यहाँ पर 21 और 1 22, 22 और 5 27, और इनको ऐड कर लेंगे 33, 33 को इसमें ऐड करेंगे 60। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। ये अब जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। सी सेट में सीडीएस में हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने अपने पीवाईक्यू सेशन के अंदर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो इसका आप अच्छे से सोल्यूशन समझ लो, क्योंकि आने वाले टाइम में के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले कई बार क्या होता है, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ते भी नहीं है, इसको पढ़ लिया करो, कई बार चेंज भी होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग बाय बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। इनको भी आप पढ़ लिया करो अच्छे से। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द नेचुरल नंबर ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई के नेचुरल नंबर होंगे तो कौन से होंगे, तो मुझे क्या पता कौन से होंगे, यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, तो इससे हम आंसर नहीं कर सकते स्टेटमेंट से। इससे हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट के लिए एक्स डिवाइड बाय वाई हमारे पास ऑड होगा। भाई नेचुरल नंबर अगर एक्स वाई हमने सोचनी है, नेचुरल नंबर तो मैं 6 और 2 भी सोच सकता हूँ, 6 और यहाँ पे 3 भी सोच सकता हूँ, कोई भी नंबर सोच सकते हैं। तो ऑड होगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे इवन भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि एक्स वाई मेरे पास 180 होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स इंटू वाई जो है वो 180 होगा, that may be a possible value of 180 multiply by 1, 90 multiply by 2, 45 multiply by 3 एंड मैनी अदर नंबर। आप जो भी इसके अंदर 180 के निकाल सकते हैं वो फैक्टराइज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 15 करके भी कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ऐसे करते हुए नंबर आप सोच सकते हैं। अब अगर 60 को मैं 3 से अगर यहाँ पे सोचूं कि 60 डिवाइड बाय 3 करूंगा, ये यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो 20 आ रहा है, तो ऑड नंबर की परिभाषा चेंज हो जाएगी। तो ऑड से कोई लेना देना नहीं है। और उसने पूछा कि एक्स वाई के नंबर कौन से होंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो ना तो इससे आंसर आया ना तो इससे आंसर आया। मतलब आंसर कैन बी, क्वेश्चन कैन बी आंसर, नो आंसर ही नहीं हो रहा इसे। कैन भी तो आंसर हो ही नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आ रहा है कि आंसर हो ही नहीं सकता, डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। इफ द रेशियो ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज गिवन, देन व्हाट आर द टू नंबर्स। तो नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है। रेशो आप सब बच्चों को थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि रेशो मैंने लिखा 29 और 31। तो जो रेशो होता है ना हमारे पास, उसका एक यहाँ पे कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ पे x। अगर इस x के अंदर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे x, और x ही आपके पास क्या होता है, HCF होता है। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका बताओ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ये x भी आएगा क्योंकि कॉमन मल्टीपल है, और उसमें 29 भी आ जाएगा और उसमें 31 भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। क्लियर। सो तो एलसीएम और एचसीएफ में पहली बात तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसने पूछा है कि अगर एचसीएफ आपको हम 4 दे दें, अगर आप यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू 4 दे दोगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दोनों नंबर हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4 से इधर कर लो, नंबर मिल जाएगा। और अगर एलसीएम आपको यहाँ पर 3596 दे देंगे, तो एलसीएम आपके पास कोई भी नंबर दे दो, एलसीएम अगर आपके पास कोई भी नंबर दे देंगे, अगर मैं यहाँ पे इसके बराबर करके यहाँ पर लिख लूँ 3596, इसको कट कटा के एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो नंबर फिर से मिल जाएंगे। मतलब इससे भी आंसर आ सकता है अकेले यूज करके, और इससे भी आंसर आ सकता है अकेले यूज करके। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग एदर स्टेटमेंट अलोन। एदर स्टेटमेंट 1 अलोन और 2 अलोन वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वन ऑफ दी स्टेटमेंट ये दोनों में से कोई भी आएगा तो बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर।
वट इज अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर मतलब एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो होगा मेरे पास ए नंबर वो कौन सा होगा, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट नंबर इज 34, तो इनको ऐड करने के बाद यार 34 आ रहा है, तो 34 तो कितने नंबर में आ जाएगा, उससे हमारा यूनिट डिजिट नहीं आएगा। दूसरा है इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द थाउजेंड प्लेस आर इंटरचेंज द नंबर रिमेन द सेम। द जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होगा वो हमारे पास सेम होना चाहिए। क्लियर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 4 डिजिट नंबर का ए बी सी और डी। पहली बात तो हमें यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 34, मैंने आपको बोला कि नंबर कोई भी हो सकता है, बट आपको भी सोचना पड़ेगा। नंबर आप यहाँ पे देखो 9 9 9 और 9 लिख सकते हैं। अगर हमने सभी को 9 लिख दिया तो इनका सम आ जाएगा यहाँ पे 36, 36 आ जाएगा। हमें 36 ने हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 34 चाहिए। पहली स्टेटमेंट को रीयूज कर रहे हैं। 34 के लिए मुझे यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। 2 नंबर मैं किसी में से ही कम कर दूंगा। हो सकता है मैं इसको लिखूँ 799, तो भी आंसर आ जाएगा। हो सकता है मैं इसको लिखूँ यहाँ पे 9 7 9 और 9। हो सकता है मैं इसको लिखूँ यहाँ पे ऐसे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या बनेगी, इससे तो आएगा नहीं। इनमें आपका सम जो आएगा 34 आएगा, तो इससे आपका यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या 7 होगा। हो सकता है आप में से किसी को लगे सर यही उत्तर है, नहीं, इसीलिए आपको मैंने बोला इससे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे 2 नंबर करने थे कम, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 और 9 और 9 8, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 9 और 8 9, या फिर लिख सकता हूँ 99 88, या फिर लिख सकता हूँ यहाँ पे 98 और 98। इनको एडिशन करके देखोगे तब भी 34 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तब भी 34 आ रहा है, तो इससे भी आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 और 9 आ रहा है। मतलब या तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, इन तीनों में से आंसर होगा। तो इसलिए पहले से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि जो यूनिट प्लेस है, थाउजेंड प्लेस है, वो अगर इंटरचेंज कर देंगे तो तब भी सेम रहेगा नंबर। मतलब अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख रहा हूँ तो डी और ए मेरे पास सेम होंगे, मतलब ए बी सी और ए नंबर होगा। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, तो 7 वाला जो हमने सोचा था वो प्रोसेस खत्म हो गया। अब नंबर कौन से हो सकते हैं हमारे पास, एक नंबर हो सकता है यहाँ पे 9 और 9 और 8 और 8, तब भी मेरे पास सम 34 आएगा। एक हो सकता है मेरे पास यहाँ पर 8 9 और 8, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 नंबर आ जाएगा। अब सारे बच्चे ये बात ध्यान रखो, नंबर इसको अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा नंबर तब भी सेम रहने वाला, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। क्लियर, तो इसका मतलब या तो 9 होगा या 8 होगा। अभी भी हम आंसर नहीं कर सकते, दोनों स्टेटमेंट यूज करने के बाद भी हमारा जो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। आंसर जो है कैन नॉट बी आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट। एदर हो जाएगा या तो 8 आएगा या 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन फिरदौसी बैच में करवाए हुए हैं, जाके चेक कर सकते हैं। बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑन द प्लैनेट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज एज द स्केयर ऑफ द टाइम। मतलब जो भी डिस्टेंस है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका स्केयर ऑफ द टाइम। अगर ये डायरेक्टली का सिंबल हटा देंगे तो के ऑफ टी स्केयर आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर से अगर गिरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब हमें इसका डिमेंशन नहीं पता, सिर्फ यहाँ पे 80 लिखेंगे तो के और टी का मान ही नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, तो आंसर इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। जैसे पहली वैल्यू 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड लगते हैं उसको, अगर वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब अगर आप इसी में कवर करोगे तो अगर मैं डिस्टेंस 500 रखूंगा, के रखूंगा यहाँ पे, टाइम कितना है 10, 10 का स्केयर करेंगे तो के की वैल्यू 5 आ जाएगी। के की वैल्यू 5 आई। अब मुझे जाना है 80 मीटर, तो 80 मीटर जाने के लिए यहाँ पे फिर से लिख दोगे 80 मीटर जाना है, और यहाँ पे के की वैल्यू 5 है, टाइम कितना लगेगा। मतलब इसी को दो बार यूज करेंगे तो इससे कट जाएगा 16 टाइम, तो टाइम उसको यहाँ पे 4 सेकंड लगने वाले हैं। ये इसका उत्तर है। मतलब पहले से अकेले से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे से आंसर करोगे उससे भी आ जाएगा। तो एदर आएगी स्टेटमेंट, या तो पहली से आंसर कर लो या दूसरी से कर लो, आपकी मर्जी है। इंडिविजुअली करने से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 20 के ऊपर। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, दिखने में काफी आसान लग रहा है, बट ये काफी कैलकुलेशन बेस्ड होने वाला है। इसको भी आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ के ट्राई जरूर करें, ठीक है। सबसे पहले यह है कि हमारे पास यहाँ पे 5 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, तो उसका एवरेज बताओ क्या होगा। तो हर एक बच्चे को पता है कि एवरेज क्या होता है मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या फिर सभी को ऐड कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी डिवाइड बाय 5, ये भी एवरेज होगा। या फिर इसका मिडल टर्म जो है वो भी एवरेज होता है। तीन आपके पास फॉर्मूले होते हैं इनको सॉल्व करने के, ठीक है।
बट आपके पास जब स्टेटमेंट दे दी है और आगे देखो स्टेटमेंट को मैं बार बार कह रहा हूँ इसको पढ़ना भी पड़ेगा, कई बार पेपर में ये भी लिखा आता है कि विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट क्या आंसर कर सकते हैं हम। तो अगर इसका ये उत्तर होता कि विदाउट यूजिंग हम स्टेटमेंट आंसर करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली मार्क कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि इसके 3 फॉर्मूले ये अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है तो हमें इसका यूज कहीं ना कहीं लेकर आना पड़ेगा। हो सकता है इससे आंसर ना आए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, बट हमें इसको देखना होगा कि वेरीफाई कैसे हो सकता है। तो सब बच्चे एक बात ध्यान रखो कि अगर मैं यहाँ पर P को N मान लेता हूँ और Q को यहाँ पे, क्योंकि उसने लिखा हुआ है 5 हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर का मतलब है जो आगे वाला नंबर है वो उससे 2 नंबर ज़्यादा होगा, जो R है वो उससे आगे 2 नंबर ज़्यादा होगा, जो मेरे पास यहाँ पे S है वो उससे हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे पास T है वो उससे 2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। बात समझिए, सभी के नंबर हमने लिख दिया प्रॉपरली। अब उसने लिखा है कि इसका एवरेज बताओ क्या होगा, तो हम सब बच्चों को पता है कि इसका एवरेज क्या होगा, सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे 5n प्लस 2 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20, ये हमारे पास इन सभी का सम आ गया। सम को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, क्लियर। ये इसका एवरेज है, अभी तक हम क्वेश्चन में ही है। सो पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे P प्लस Q प्लस R को ऐड करेंगे वो 0 होना चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे। सो फ्रॉम दैट अगर मैं पहली स्टेटमेंट से P की वैल्यू को n लिखूँ, Q की वैल्यू को n+2 लिखूँ और R की वैल्यू को n+4 लिखूँ, n+4 लिखूंगा तो क्या वो 0 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो आप चेक आउट करके देखो कि हमारे पास क्या वैल्यू बन के आएगी, दैट इज इक्वल टू 3n और ये आएगा 6, इधर आके आप सॉल्व करोगे वो आएगा -6 और n की वैल्यू आएगी मेरे पास -2। सो अगर n की वैल्यू आ चुकी है तो क्या n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एवरेज आएगा, यस और नो। सो एवरेज मेरे पास 2 आ जाएगा इससे, तो हम पहले स्टेटमेंट अकेले से आंसर जो है वो कर सकते हैं, बात समझिए। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या हुआ टी की वैल्यू को n की फॉर्मेट में लिखोगे, n की कोई ना कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पे आएगी आएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है। सो n की वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगी, और अगर कोई ना कोई वैल्यू आएगी n की, हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे, उससे भी आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब या तो हम पहले से आंसर ले आए या फिर दूसरे से, तो हमारे पास बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर आप इसको समझ के करोगे तो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 के ऊपर। 21 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू आर एस आर द रियल नंबर और क्यू एस इज ए पॉजिटिव। सो यहाँ पे आप सारे बच्चों को पता है कि मेरे पास ये रियल नंबर है, और रियल नंबर आपके पास कोई भी हो सकते हैं। रियल नंबर आई होप सब बच्चों को पता है कि रियल नंबर के बारे में डेफिनेशन माइनस होगा, प्लस होगा, क्या क्या नंबर हो सकते हैं। सो उसकी डिटेल अगर चेक करना है वो नंबर सिस्टम में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसने लिखा है पहली स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास यहाँ पे P प्लस Q प्लस R प्लस S जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो आप सभी बच्चे बताओ, अगर इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव और इसको प्लस लेके भी ये ग्रेटर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको माइनस लेके भी कर सकता हूँ, इसको भी माइनस, सिर्फ इसी को प्लस लेके भी कर सकता हूँ। इससे मुझे कहाँ पे स्टेटमेंट से क्लैरिटी होगा कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, नहीं हो सकता, तो इससे अकेले से तो नहीं हो सकता आंसर। दूसरा मेरे पास ये स्टेटमेंट है, इससे भी नहीं हो पाएगा। आप चेकआउट कर लो जो मैंने अभी बोला कि कोई भी नंबर में प्लस माइनस करूंगा, इससे ये क्लैरिटी कहाँ पे आएगी कि ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ना तो पहले से आएगा ना दूसरे से आएगा, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड आर द 3 इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। उसने बोल दिया एक्स वाई जेड मेरे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। यार प्राइम नंबर तो कोई भी ले सकते हैं ना, हम यहाँ पे 2 3 5 5 7 11, तो प्रोडक्ट तो कितने निकल जाएंगे, तो अकेले से आंसर नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है पहले से, ठीक है। दूसरा मेरे पास है एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 10800। सो 10800 है, तो ये तो हमारा 100 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो क्या पता 100 ही हो, क्या पता कोई और नंबर हो, तो बहुत से नंबर आ जाएंगे, तो अकेला इससे भी नहीं आंसर आ सकता। बट अगर मैं दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूं, हमें प्राइम नंबर भी चाहिए, हमें 10800 भी चाहिए, तो 10800 को हम लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 100, और 108 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और हम यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, सॉरी 2 यहाँ से भी तो आएगा, 12 से भी तो 4 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और 3 की पावर मेरे पास एक यहाँ से आ जाएगा 12 से, और 2 यहाँ से आ जाएंगे, 3 ही आएगा, और 25 जो है वो आएगा 5 की पावर 2। क्लियर हो गया सबको, ये नंबर आएंगे। अब मैंने इसको सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि मुझे पता चल जाए इसमें कौन कौन से फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, उसने बोला क्या हुआ है कि मेरे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर हो सकते हैं, अगर मैं पहले दोनों को रीअरेंज कर लेता हूँ
तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 है। तो अगर मैं 2, 3, 5 को ही मान लूँ कि मेरे पास यही 3 नंबर होंगे एक्स वाई जेड की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिक्स आ गया ना प्राइम नंबर मेरे पास। और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 30, और 30 आपके पास इससे डिवाइड हो भी जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5 होंगे। तो दोनों को यूज करके हम आंसर कर सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर एदर स्टेटमेंट अलोन। सो सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 के ऊपर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट चेंज हो रही है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये चीजें आपको मायने रखनी पड़ेंगी। और ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही ऑप्शन आएंगे इसमें, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज पी क्यू इज 869। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम गिवन है 8, 6 एंड 9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। डिफरेंस कोई भी हो सकता है, और मुझे क्या पता है कौन से नंबर होंगे, ठीक है। और p ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन 1 होगा। तो भाई ग्रेटर देन 1 होगा तो एलसीएम तो इससे कोई रिलेशन ही हमें पता चलेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, पहले से तो आंसर नहीं आने वाला। सम ऑफ द टू नंबर इज 90। सपोज वी हैव ए p एंड q, क्लियर। सो वी कैन से इसका नंबर जो होगा x होगा और इसका नंबर y होगा, बट एक नंबर हम यहाँ पे a हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे अपनी मर्जी से। अगर रेशो बनाते हैं तो हमें पता है कि अगर ये रेशो में अगर a और a आएगा साइड में, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा मेरे पास x ऑफ a और y ऑफ a, दैट इज इक्वल टू द सम। सम इज इक्वल टू व्हाट, सम इज इक्वल टू द 90। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर ये सम है मेरे पास 90 है तो इन दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को, अगर a कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90। तो पहली स्टेटमेंट आ गई। दूसरा है इसका एलसीएम। तो मैंने आपको आज ही समझाया इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। इसका एलसीएम निकलेगा जो कॉमन नंबर है वो और मल्टीप्लाई बाय द नंबर, ठीक है, जो एक्स वाई बच गए, तो वो आएगा 6, 8, 9। तो एक स्टेटमेंट मेरे पास ये निकल के आएगी। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए एक्स वाई आ जाएगा और विच इज इक्वल टू 8, 6, 9। ए से ए कट गया मेरे पास, एचसीएफ तो कट ही गया। अब आप खुद सोचो कि x प्लस वाई 90 हो और एक्स वाई मेरे पास 8, 6, 9 हो, तो यहाँ पे इसके फैक्टर ही होंगे ना एक्स वाई के। तो एक्स वाई इसके फैक्टर सोचो। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे 6, 8, 6, 9 है, इसके फैक्टर सोचने में भी टाइम जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे पास 17। 17 को 6 में से माइनस करेंगे 11, तो 11 हमारे पास आ गया। तो 11 का मल्टीपल होगा ये मैंने लॉजिक लगाया है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। जिनको नहीं पता वो भी आप पढ़ सकते हैं। ऑड पोजीशन को ऐड कर लो, इवन पोजीशन को ऐड कर लो, उन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये हमारे पास 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा 11। इसको आप सीधा ही डिवाइड कर लो, 7 टाइम चला जाएगा 9 टाइम, तो 79। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 भी आ रहा है, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ रहा है। तो यही दो नंबर रहे होंगे जिसका एलसीएम ये रहा होगा। बात समझ आ रही है। यही दो नंबर मेरे पास सामने आई और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है वो आप बता सकते हो, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट लेकर आएगा कि अगर आपके पास एलसीएम यही है तो इसके फैक्टर सिर्फ एक ही तो निकल रहे हैं। एक आएगा 11 आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा मेरे पास आ रहा है 79। इसके अलावा कोई और नंबर ही नहीं है। तो अगर कोई एलसीएम इस नंबर में आ जाए जिसके दो ही फैक्टर होंगे तो नंबर तो पी और क्या वो आपके यहाँ से डायरेक्ट ही निकल गए। तो डिफरेंस तो आप सीधे ही बता दोगे, ना तो इसकी जरूरत पड़ी ना इसकी। इसका मतलब डी इज ए राइट आंसर। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 के ऊपर। अगर हमारे पास पिछले क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें, मान लो ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता इसमें, आंसर कैन नॉट बी वाला होता, तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेटमेंट से आंसर को लेकर जाते हैं। बात समझ आ रही है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर टू स्फीयर whose radius r and capital R is greater than smaller r, each less than by 21 unit. The difference of their surface area is 1848 square. Take 22/7. What is the value of r and small r? r is an integer, r is an integer. बताओ ऑप्शन ही कैसे दे रखे हैं। अगर ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, आपको उससे लग रहा है कोई जजमेंट होगा, तो आंसर चेक कर लो। आंसर कैन नॉट बी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट, बट वो ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधे ही आप मार्क कर सकते थे आंसर कैन बी यूज्ड बाय विदाउट यूजिंग द स्टेटमेंट। क्लियर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता, बट सॉल्व भी अभी हम इसको कर लेते हैं। क्लियर। सबसे पहली बात तो स्फीयर के ऊपर चलते हैं। स्फीयर का एरिया क्या होता है। स्फीयर का हमारे पास यहाँ पे क्या बोला हुआ था, सरफेस एरिया ना। हाँ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होगा मेरे पास यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया का डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू 1848। सो यहाँ से 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आएगी 22/7, और ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1848।
4 से आप इसको कट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम 16 आएगा, 24 दैट इज अगेन 6 टाइम एंड 2 टाइम। क्लियर। 20 से 2 से आप इसको कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 21 और ये 7 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। सो मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 इंटू 7। ठीक। मल्टीप्लाई करना है कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी which is equal to again which is equal to 21 into 7। so now use statement by, आपको इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों को ऐड कर लो, r प्लस आर 21 मान लो, r माइनस आर 7 मान लो। दोनों को ऐड करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे 14 आ रही है, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 7। तो मतलब ये वाला जो आएगा मेरे पास यहाँ पे 14 और 7 आ रहा है, आप इसमें रख के देख लो, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था, रेडियस का व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द आर एंड आर पूछा हुआ है, तो हमें विदाउट एनी स्टेटमेंट से ये आंसर मिल रहा है 14 और 7। इसका मतलब आंसर कैन बी, क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग विदाउट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 के ऊपर चलते हैं। what is the remainder of this is divided by x where n is a natural number। काफी इजी क्वेश्चन। n इज डिविजिबल बाय 4, n इज डिविजिबल बाय 3। भाई आपके पास n की वैल्यू कोई भी हो, आपने ये वैल्यू कितनी बार पढ़ी होगी कि अगर x प्लस 1 डिवाइड, इसकी पावर कुछ भी रख दें, डिवाइड बाय x होगा अगर, तो x से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर है। और 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 की वैल्यू कुछ भी होगा, डिवाइड बाय x करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ये आपको काफ़ी बार समझाया गया है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का फिर से आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी एग्जाम के रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर PYQ और चैप्टर वाइज काफ़ी कंटेंट मिलेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन सबसे आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।